गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फाइटोप्थोरा के जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइटोप्थोरा में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक व लैंगिक प्रकार का। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन जिन संरचनाओं के द्वारा होता है उन्हें चल बीजाणु कहते हैं, और ये जिन धानियों में बनते हैं उन्हें चल बीजाणु धानी कहा जाता है। चल बीजाणु कब बनते हैं? जब उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं, अर्थात जब तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वायुमंडल की जो आपेक्षित आर्द्रता होती है जब वो 100% होती है, ऐसी परिस्थितियां चल बीजाणुओं के निर्माण को प्रेरित करती हैं। जो आंतरिक कवक तंतु होते हैं वो रंध्रों के द्वारा, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा, या फिर कंधों में जो वातरंध्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा, या फिर कंध का जो क्षतिग्रस्त भाग होता है उसके द्वारा, उनमें से किसी भी भाग को भेद कर बीजाणु धानीधर के रूप में बाहर निकलते हैं। ये किस तरह की चीज़ है, पहले अपन एक बार इस चित्र को देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी रहे। ये डायग्राम देखिए आप, इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है, ये जो किसी जो आलू है, आलू की पत्ती की काट है, इसके कोशिकाओं के मध्य में ये इस तरीके से, ये देखें, ये कवक तंतु फैले हुए हैं, ये कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के बीच बीच में कवक तंतु जाल बनाकर फैल गए हैं। और उसके बाद जब अलैंगिक जनन करना होता है तो ये कवक तंतु किसी भी भाग से, यानी या तो रंध्र के द्वारा या फिर किसी क्षतिग्रस्त भाग के द्वारा या वात रंध्र के द्वारा ये बाहर निकल के आए हैं। ये जो बाहर निकले हैं ये कवक के तंतु हैं, ये बीजाणुधानी धर हैं। बीजाणुधानी धरों के शीर्ष पर ये जो बनी हुई है ये क्या है? ये बीजाणुधानियाँ हैं। बीजाणुधानी की आकृति कैसी है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे नाशपाती होती है, नाशपाती किसी आकार की, ये बीजाणुधानी है। और प्रत्येक बीजाणुधानी के भीतर क्या बन रहे हैं? धानी के भीतर बनेंगे क्या? चल बीजाणु जूस्पोर। तो ये वाली जो ऐसी आकृति वाली है जिसमें ऊपर शीर्ष पर ये पैपिला या चोंच जैसी है, ये तो है बीजाणु धानी, और इसमें ये जो इस तरीके की आकृति के बने हैं ये चल बीजाणु हैं। तो धानी के भीतर चल बीजाणुओं का निर्माण होगा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में। तो अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से हो रही है ये प्रक्रिया। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ये जो आंतरिक कवक, पहले सबसे पहले तो अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा होगा जो धानी में बनेंगे, और जो कवक तंतु होंगे वो पत्ती की कोशिकाओं के बीच में या फिर ट्यूबर की कोशिकाओं के बीच में कवक तंतु फैल जाएंगे और किसी भी रंध्र के द्वारा या क्षतिग्रस्त भाग के द्वारा नीचे की तरफ इस तरह से बाहर निकलेंगे और उनके शीर्ष पर बन जाएंगी क्या? धानियाँ। अब इसके बाद आगे अपन देखते हैं कि जो बीजाणु धानी धर होता है वो काचाभ होता है, शाखित होता है और असीमित वृद्धि वाला होता है। जो बीजाणुधानी धर है वो क्या चीज़ है? वो भी एक तरीके से कवक का तंतु ही है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें ब्रांचेज है, मतलब शाखाएं हैं, और उसकी वृद्धि असीमित होती रहती है। सबसे पहले जो बीजाणुधानी धर बनता है वो अग्रस्त होता है, यानी कि जैसे देखा अपन ने कि यूँ करके ये निकले और इस तरीके से इनमें शाखन हो रहा है। तो ये शाखन इस तरीके का पाया जाता है इन बीजाणुधानी धरों में। सबसे पहले जो निकलता है वो अग्रस्त होता है, इस तरीके से उसके शीर्ष पर ये बीजाणुधानी बनती है। अब नीचे से दूसरा निकलेगा और नीचे से दूसरा निकल के सेंटर की पोजीशन को ले लेगा और इसको साइड में ढकेल देगा। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो चित्र कैसा नजर आएगा, ये तो बीच में और ये हो जाएंगी इस तरह से साइड में। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है, यानी प्रथम बीजाणुधानी दर तो अग्रस्त होता है, इसके बाद में आधार से दूसरा बनता हुआ बीजाणुधानी दर आता है जो पहले बने हुए को पाश में ढकेल देता है। और इस प्रकार की जो बीजाणुधानियों के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो संधिताक्षी क्रम कहलाता है। बीजाणुधानी पतली भित्ति युक्त होती है, कांचाभ मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, और प्रत्येक बीजाणुधानी जो होती है वो बहुकेंद्र की होती है, यानी उसमें 5 से 8 केंद्रक होते हैं, और इसकी आकृति कैसी होती है? नाशपाती जैसी होती है। धानी के शीर्ष पर आप देखेंगे तो एक पैपिला या चोंचनुमा बहिर्वेशन सा निकला हुआ नजर आता है। बीजाणुधानी जो होती हैं वो बीजाणुधानी धर से एक प्लग के द्वारा जुड़ी हुई रहती है जो कि आधारी प्लग होता है, जो कि भित्ति के स्थूलन पदार्थ से निर्मित होता है। बीजाणुधानियों का जो प्रकीर्णन होता है वो हवा, वर्षा की बूंदों, पत्तियों के हिलने
या फिर रगड़ खाने से हो जाता है और बनने के कुछ ही घंटे तक ये जीवित रहती हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया में बीजाणु धानियों का अंकुरण होगा। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इनका अंकुरण होगा। इनके अंकुरण की प्रक्रिया कब होगी? अंकुरण जो होता है वो उचित तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो आगे अपन देखें अंकुरण की प्रक्रिया कैसे होगी। ये जो धानी होंगी उचित परपोषी के ऊपर पहुंच जाएंगी और नमी ग्रहण कर लेंगी और फिर इनमें अंकुरण होगा। उपयुक्त अवस्थाओं में प्रत्येक बीजाणु धानी क्या करेगी? जल ग्रहण कर लेगी और फूल जाएगी। इसका जो जीव द्रव्य होगा वो 5 से 10 एक केंद्र की इकाइयों में टूट जाएगा। हर एक केंद्र की भाग जो होगा वो चल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाएगा और अंत में जो धानी का पेपिला होता है, जो चोंच सी होती है, वो फट जाती है और जितने भी चल बीजाणु होते हैं धानी के अंदर वो सब स्वतंत्र हो जाते हैं। चल बीजाणु की आकृति अपन देखें तो हर चल बीजाणु वृक्काकार होता है, यानी किडनी जैसी आकृति का होता है, एक केंद्र की होता है। हर एक चल बीजाणु में 2 कशाभिकाएं होती हैं और नग्न होता है, मतलब उसके ऊपर भित्ति नहीं पाई जाती है। कशाभिकाएं देखें तो कशाभिकाएं चल बीजाणु में पार्श्व में स्थित होती हैं। एक कशाभिका कूच प्रकार की होती है जिस पर रोम पाए जाते हैं और दूसरी कशाभिका प्रतोद प्रकार की होती है, यानी कि चिकनी होती है, उस पर रोम नहीं होते हैं। चल बीजाणु बनने के कुछ देर तक तो पानी में तैरते रहते हैं और फिर अपने चारों ओर भित्ति निर्मित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को, यानी भित्ति निर्माण की जो प्रक्रिया होती है चल बीजाणु के चारों ओर, उसे पुटी भवन कहा जाता है। प्रत्येक बीजाणु एक अंकुरण नलिका बनाते हैं और नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं और इस नली के शीर्ष पर एक फूली हुई संरचना बनती है जिसको आसंगांग कहते हैं कि आसंगांग ही संक्रमण में सहायक होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध रहती हैं तो एक फसल काल में कई बार बीजाणु बनने की प्रक्रिया होती है। तो अपन इसको इस चित्र से एक बार वापस से सारी चीज़ को देख लेते हैं। अपन ने क्या देखा सबसे पहले कि ये जो पहला चित्र है ये बता रहा है कि जो कवक जाल होता है वो कोशिकाओं के बीच बीच में फैला रहता है और हॉस्टोरिया जो होते हैं वो कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाते हैं जिससे कि कवक तंतु पोषण ग्रहण करते हैं। फिर हमने देखा कि पत्ती के भीतर कवक तंतु फैल गए हैं और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए कुछ कवक तंतु पत्ती से नीचे की ओर निकले हैं। ये शाखित प्रकार के कवक तंतु हैं। फिर अपन ने देखा कवक तंतु के शीर्ष पर क्या बनी है? ऐसी नाशपाती के आकार की बनी है बीजाणु धानी और इनका निर्माण संधिताक्षी क्रम में होगा, यानी पहले तो जो बनेगी बीजाणु धानी वो शीर्ष पर स्थित होगी, बाद में फिर क्या होगा? नीचे से दूसरी वृद्धि करती हुई आएगी और बीच वाली स्थिति ले लेगी और इसको क्या करेगी? साइड में ढकेल देगी। तो जो 2 नंबर पे बनी है, जैसे ये तो फर्स्ट नंबर पे बनी थी, ये सेकंड पे बनी है, तो जो 2 नंबर पे बनी होती है वो तो बीच की पोजीशन ले लेती है, ये 2 नंबर वाली तो बीच में आ जाती है और फर्स्ट वाली जो होती है वो साइड में ढकेलती जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा है इसमें? फिर अपन ने देखा है ये चित्र सी जो बताता है कि बीजाणु धानी कैसी है? नाशपाती के आकार की और उसके शीर्ष पर एक पेपिला या चोंच निकली हुई है। प्रत्येक धानी के अंदर अपन को बहुत सारे केंद्रक नजर आ रहे हैं। ये केंद्रक अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्रित कर लेंगे और नाशपाती के किडनी किसी आकृति के चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाएंगे, जो इस चित्र में अपन को नजर आ रहा है। प्रत्येक चल बीजाणु के पार्श्व में, जैसे ये चल बीजाणु बन गया तो इसके पार्श्व में एक फ्लैजिला है और नीचे की तरफ दूसरी है। नीचे वाली तो कैसी है? प्रतोद है और ऊपर वाली कैसी है? ऐसे रोम निकले हुए, यानी कूच प्रकार की फ्लैजिला पाई जा रही है। अब जब ये बीजाणु धानी फटेगी तो ये चल बीजाणु बाहर निकल आएंगे और इनकी फ्लैजिला हट जाएगी और फिर ये अपने चारों ओर पुटी निर्मित कर लेंगे, तो एनसिस्टेड हो जाएंगे, पुटी भवन हो जाएगा और फिर इनमें से नलिका निकलेगी जो कि आसंगांग बनाएगी और जिसके द्वारा ये वापस से इन्फेक्शन की प्रक्रिया करेगी। तो इस वीडियो में अपन ने जो फाइटोप्थोरा है उसके अलैंगिक जनन की प्रक्रिया और चल बीजाणुओं के अंकुरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।